तो DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 10th का आपका मैथ का सब्जेक्ट है, जो वो मैथ सब्जेक्ट में एकदम क्लियर तरीके से और अच्छे डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, और आपकी एकदम पूरा कोर्स करवाऊँगा, एकदम फ्री है। आप यदि आपके कोई दोस्त मित्र हैं तो उनको इस लिंक को भेज दीजिए, क्योंकि ये अपना जो क्लास चालू होने वाली थी 17 तारीख से होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण 17 तारीख से स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन आज से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी आपके 10th क्लास में मित्र ये बंधु पढ़ रहे हैं तो उनको इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और यदि आप उनके ज़्यादा क्लोज हैं तो कॉल करके उनको बुला सकते हैं कि आप जल्दी से आ जाइए। आपसे इस चैनल पर आपको एकदम कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट की भी का भी प्रयास करेंगे, है ना, कि लगभग जितने 10th है क्लास की, 10th 12th है, मतलब लगभग हर क्लास के आपको एकदम मैथ तो मिलेगी ही मिलेगी, और अदर सब्जेक्ट की भी प्रयास करेंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सभी की आपको टॉपिक्स यहाँ प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे, जितना हमारा प्रयास हो सकता है। एकदम ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए, है ना। इस चैनल पर यदि आप जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए सीधे टॉपिक की बात करते हैं। तो जैसा कि आपका जो 10th का इस वर्ष का 2022-23-24 का जो सिलेबस थोड़ा कट गया है ना, कट चुका है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर, है ना, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो उसमें जो आपका एक टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है इस बार, है ना। 2023-24 का जो सिलेबस आया हुआ है, न्यू सिलेबस, उसमें से इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। तो हम यदि आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें पढ़ेंगे अपन 1.2 से, और यदि आपके पास न्यू बुक है तो उसमें पढ़ेंगे 1.1 से ही, जिसमें अपना सबसे पहला जो है एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है वो समझते हैं। चलिए, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम डिटेल से। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या ऐसा है? तो ये हमें मेनली यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्याओं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये केवल 4 की पावर n के लिए नहीं, मतलब केवल एक संख्या के लिए नहीं है। कैसे? देखो, n का मान प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये है कि n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे n का मान हमने n की 4 की पावर n है, n का मान हमने 1 रखा, है ना, n बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं डॉट डॉट करके। तो जैसे हमने n का मान 1 रखा तो 4 की पावर 1 हो जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। n का मान 3 रखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। n का मान 4 रखेंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आते जाएंगे ये आगे, है ना। तो ये इस प्रकार से और भी बढ़ते जाएंगे यदि देखा जाए तो ये मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये एक संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्या हो सकती हैं कोई भी। तो क्या जो ये 4 की पावर n है, ये ऐसा कोई n का मान ऐसा कोई संभव है कि लास्ट में 0 आ जाए? जैसे हम कहें कि 30, तो 30 में क्या है, लास्ट में 0 है ना, अंत में शून्य। शून्य बताया कि संख्या 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, ऐसा n का क्या मान रख दें कि ये जो 4 की पावर n है ये संख्या शून्य पर समाप्त हो जाए, जैसा कि 30 बताया है। जैसा कि हम कह दे सकते हैं 120 के लास्ट में क्या है, 0। तो ऐसा क्या है इसमें 4 की पावर n में संभव है कि 4 की पावर n में n का क्या मान रख दें, ताकि इस 4 की पावर n का जो अंतिम वर्ण मिल जाए वो 0 मिल जाए। क्या ऐसी संख्या है कोई? तो ये 0 कब मिलता है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। 0 कब मिलता है? 0 जैसे कि हम बताते हैं आपको 0 मिलता कब है।
जैसे कि यहाँ पर n बराबर लिखा हुआ, जैसे हमने लिखा 20 है ना, 20 में ये 0 कैसे आया है। जैसे 20 के हम फैक्टर करें तो 2 से फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2 और 0 का 0 है ना, और 2 से फिर काटेंगे तो 2 पंचे 10 और फिर 5 से काट देंगे 1। तो ये देखा जाए तो 20 को हम कैसा लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। तो ये एक चीज याद रखना, आप हमेशा जब भी 0 बनेगा तो 0 बनेगा उसमें 2 और 5 से मिलकर, 2 और 5 का यदि मल्टीप्लाई होगा, 2 और 5 का गुणा होगा तो हमेशा 0 बनेगा। जैसा कि आप 10 में भी देखेंगे, 10 का यदि हम अभाज्य खंड करें तो उसमें 2 और 5 आता है, 2 गुणा 5। तो ये समझ के रखना है आपको कि शून्य कब बनता है, यदि 2 और 5 का गुणा होता है, जब भी 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी शून्य बनेगा, इसके अलावा कभी भी शून्य नहीं बनेगा। तो मतलब यदि हम इससे संख्या के गुणनखंड करते हैं और हमें 4 की पावर n के गुणनखंड करते हैं और उस गुणनखंड में हमें कहीं 2 और 5 दोनों मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है शून्य पर समाप्त हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लगा के बताते हैं, किस प्रकार से आपको लगाना है वो समझा देते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले हम, ये इतना पोर्शन मिटना है इसका। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो हल में लिखना है वो क्या लिखना है हल में, जैसा कि देखिए जैसा कि इसमें ये लिखा हुआ है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि n प्राकृत संख्या है ना, तो n के लिए किसी संख्या मान लेते हैं हम, किसी संख्या n के लिए किसी संख्या n के लिए किसी संख्या n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। कब समाप्त होगी, यदि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, यदि इसकी 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड इस रूप में मिल जाए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अर्थात इसका मतलब समझना क्या है कि 2 की पावर में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 है। तो हमने 2 लिया जैसे मान के चीजें, और 5 की पावर में कुछ ना कुछ मान होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, किस शून्य नहीं हो सकता, बस इतना है, शून्य ना, शून्य नहीं हो सकता है इसके अलावा। और 2 और 5 में n और m का मान कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़कर। यदि इनमें से किसी का भी मान 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में इसको हम नहीं लिख सकते हैं और फिर हम कह देंगे कि 4 की पावर n है, ये कभी भी n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम अभी केवल इतना लिख रहे हैं, देखिए यदि ये संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, यदि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो, रूप के हों,
कैसे, मतलब हम यदि जैसे हमने 4 के गुणनखंड कर दें, 4 के गुणनखंड, तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2, इसमें 5 तो कहीं है ही नहीं, 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फिर कि 4 की पावर n कभी भी n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, है ना। तो ये हमने क्या लिखा, किसी संख्या n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी यदि n 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड लिखना था, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में हो, है ना। लेकिन यदि हम वास्तव में इसके गुणनखंड करें, देखिए गुणनखंड करके देखते हैं 4 की पावर n की, 4 की पावर n के गुणनखंड करेंगे तो इस फॉर्मेट में मिलेंगे 2 गुणा 2 की पावर n, अर्थात इसमें ध्यान से देखें अगर, तो अभाज्य यदि 4 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहे हैं, 2 की पावर 2 गुणा 2, अर्थात देखिए 2 की पावर 2, है ना, और उसमें घात चढ़ी है n, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2n इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं। जबकि हमें चाहिए कि इसमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, इस रूप में यदि ये मिल जाते तो हम कह सकते थे कि ये शून्य पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस रूप में नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होती। कैसे, देखिए, अर्थात 4 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है ना। स्पष्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखना हो तो यहाँ पर स्पष्ट भी लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है, नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका फाइनल आंसर है कि क्योंकि इसके जो 4 की पावर n है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है, इसीलिए ये जो संख्या है ये क्या होगी, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर m शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इसमें अगले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, अर्थात मासापा और लासापा आपको ज्ञात करना है ना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपने गुणनखंड तो किए होंगे, है ना, गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं वो भी समझाएंगे, प्रश्नावली में अपने क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनको भी समझाएंगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन एग्जाम्पल दूसरे को। इसमें लिखा हुआ है 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल में हम इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 120 है, 120 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम
अभाज्य संख्याओं से काटते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अभाज्य संख्याओं से काटेंगे और अभाज्य संख्याओं से काटते हुए पहले छोटी संख्या से, फिर बड़ी संख्या से, फिर उससे बड़ी बड़ी संख्या से काटते जाएंगे। और नहीं करती है यदि वो डायरेक्ट काटते फिर, है ना। तो चलिए हम इसको काटेंगे पहले 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 15 दूनी 30। फिर कितने से काट सकता है? 3 से काट सकता है। 3 5 15। फिर कट सकता है ये 5 से, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से आपको काटना है। और फिर इसके पर जब ये गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड होने के बाद हम फिर HCF और LCM निकालते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसा लगना है। पहले मेन चीज़ है इसमें गुणनखंड करना। तो हल लिख देते हैं। हल में क्या होगा, जो 6 और 20 हैं इनके अलग अलग क्या निकालना है ना, है LCM, वो सॉरी गुणनखंड कर लेना है। जैसे कि 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के क्या होंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 एकम 3, ऐसा हो जाएगा। मतलब 6 का क्या आ जाएगा, 6 के गुणनखंड जो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 1। और 20 के निकालें यदि हम 20 के गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इस प्रकार से मतलब 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 1। आप देखिए यहाँ मेन चीज़ है ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा, ये बहुत थोड़ा गौर से समझना है ना। HCF निकालते हैं पहले, HCF। इसके नीचे लिखना, क्योंकि बोर्ड दिख नहीं रहा होगा शायद, ट्राई करके देखता हूँ पता नहीं दिख रहा है। चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जो HCF है, HCF यहीं पर निकाल देना है। HCF कैसे निकालते हैं, इसमें देखना है कि दोनों में कौन सा कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये कॉमन नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब ये कॉमन है और ये कॉमन है। जो कॉमन संख्याएं होती हैं, मतलब जो दोनों संख्याओं में है, जो दोनों में है वही कॉमन संख्याएं हम HCF में लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन है तो 2 को लिख देंगे, यहाँ 1 कॉमन है तो 1 को लिख देंगे। इस 1 को HCF में जरूर लिखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो फिर हमें लगता है, भ्रमित हो जाते हैं कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो इस 1 को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, लिखना है हमेशा। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा HCF हो जाएगा 2 एकम 2। अब निकालना है LCM में यहाँ निकाल देता हूँ। LCM कैसे निकालते हैं, LCM निकालते हैं जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लेना है। कैसे, जैसे कि 2 कॉमन है इसमें, तो 2 को हमें ज्यों कहते हैं लिख देना है 2। ठीक, 2 को लिखने के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब ये कॉमन नहीं है, तो इनको भी एक बार लेना है। 3 ले लो, गुणा में 3, यहाँ क्या है 2 है तो 2 ले। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर वो भी लेना पड़ेगा। 1 दोनों में है, उसको लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो नहीं। उसको LCM निकालते टाइम 1 लो या ना लो, एक ही चीज़ है ना। लेकिन HCF निकालते हैं जब, तो वहाँ पर 1 लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 1 का गुणा जब 5 में होगा तो 5 एकम 5, 5 का 2 में, 5 दूनी 10, और 10 का 3 में तो 10 30, और 30 का 2 में तो 30 दूनी 60। तो आंसर क्या आ गया अपना 60। इसका मतलब ये होगा कि HCF आया 2 और LCM 60 आया। कौन सी संख्याओं का, 6 और 20 का HCF 2 है और LCM 60 है। अतः हमें लिख देना है, अतः 6, 20 का, ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख देंगे, ऐसे में ज़्यादा अच्छा रहेगा। HCF ऑफ 6 और 20 इज इक्वल टू
2, HCF कितना है 2, और LCM ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल 60, है ना। तो इस प्रकार से आपको LCM और HCF निकाल देना है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा।